समय 1290 ईस्वी। समुद्र से गिरा मोतियों की चमक से भरा सिंहल। राजमहल में सफेद संगमरमर के स्तंभ, शंखों की ध्वनि, मोर पंखों से सजा दरबार। सिंहल के राजा गंधर्वसेन और रानी चंपावती की एकमात्र पुत्री पद्मावती, जिसका जन्म ही शुभ नक्षत्र में हुआ था। रानी पद्मावती का एक अद्भुत तोता था, हीरामन, जो बोलता था, सलाह देता था और राजकुमारी की रक्षा करता था। हीरामन कहता था, राजकुमारी, तुम केवल सुंदर नहीं, भाग्य का लेख हो। तोता ही इस महाकथा का पहला सूत्रधार बना। मेवाड़ का युवा राजा, बहादुर, न्यायप्रिय, परंतु कला संगीत का प्रेमी, चित्तौड़ का राजा रत्नसेन। एक दिन दरबार के विद्वान ने रत्नसेन से कहा, हे राजन, पृथ्वी पर एक रानी है जिसे देख सूर्य भी अपनी किरणें रोक ले। राजा रत्नसेन के भीतर जिज्ञासा भड़क उठी। राजा ने यात्रा को राजधर्म बताया, सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं को साथ लिया। चित्तौड़ के मंत्रियों ने यात्रा को रोकना चाहा, पर राजा ने घोषणा की, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। यह राजधर्म है, राजा का कर्तव्य है। एक विशाल नौका तैयार हुई। खाद्यान्न, हथियार, औषधियां, जल घड़े भरे गए। राजसी झंडा पाल पर फहराया गया। चित्तौड़ की जनता ने मिस्र भावों से अपने राजा को समुद्री यात्रा पर जाते देखा। राजा की नौका लहरों से लड़ती आगे बढ़ी। आकाश काला, बिजली चीरती हुई चमकती हवा ऐसी मानो पर्वत उखाड़ दे। नौका के मस्तूल कराहते, पाल फटने लगते। सैनिक रस्सियां पकड़कर जान बचाते। राजा रत्नसेन तूफान के बीच भी अडिग, शांत, दृढ़। अचानक समुद्र में काली लाल झंडे वाली तेज रफ्तार नौकाएं दिखाई दी। लुटेरे समुद्री डाकू, उनकी चीखें, भाले, आग के गोले चारों ओर उड़ने लगे। पर रत्नसेन की सेना, महाराणा की परंपरा के योद्धा पीछे नहीं हटे। तीरों की बारिश, तलवारों की टकराहट और समुद्र की गर्जना, जैसे तीनों मिलकर युद्ध का दैत्य बना रहे हो। आखिरकार डाकू पीछे हटे, नौका आगे बढ़ चली। समुद्र में कई दिन बाद सूर्य दिखा। नौका का मार्ग बदल चुका था। खाद्यान्न घट गया, जल कम बचा, परंतु राजा की आशा अडिग। और अंततः एक दिन दूर से सिंहल द्वीप दिखाई दिया। धूसर बादलों के बीच स्वर्णिम भूमि जैसा। सिंहल पहुंचकर राजा रत्नसेन ने एक छोटे नगर में विश्राम लिया। वहीं उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखा। एक सुंदर, चमकीला, बात करने वाला हीरामन तोता, जिस पर हल्के सुनहरे पंखों का लेप था। तोता एक बुजुर्ग व्यापारी के पास था। रत्नसेन रुचि से
उसकी ओर बढ़े। तोता बोला, राजा रत्नसेन, क्या तुम वही हो जिसका दिल रानी पद्मिनी के सौंदर्य ने बांध लिया है? राजा आश्चर्य में पड़ गए। तुम मेरे मन की बात कैसे जानते हो? तोता मुस्कुराया, मैं सिंहल का हीरामन हूँ। रानी पद्मिनी मुझे अपने हाथों से दाना खिलाती है। रत्नसेन ने पूछा, क्या तुम मुझे उसके महल तक ले जा सकते हो? हीरामन बोला, मैं तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकता हूँ। पर सावधान राजन, यह मार्ग सरल नहीं है। रानी के पिता विशाल सुरक्षाओं से घिरे हैं। यही वह क्षण था जब राजा को पहली बार सिंहल की रानी के दर्शन की आशा जगी। हीरामन तोता आगे उड़ गया। राजा रत्नसेन और उनकी सेना उसके पीछे। सिंहल द्वीप की राजसभा उस रात विशेष रूप से जगमगा रही थी। चारों ओर स्वर्ण दीपों की पंक्तियां, सुगंधित धूप और पिछली दीवारों पर मोती जड़े कला चित्र चमक रहे थे। संगीत कक्ष के मध्य रानी पद्मावती अपनी वीणा के तारों को छूते हुए एक मधुर धुन छेड़ रही थी। उसी क्षण मेवाड़ का राजा रत्नसेन दीपों के बीच से गुजरते अंदर आया और फिर उसकी आंखें पद्मावती पर टिक गई। उस पहली झलक में जैसे समय ठहर गया हो। रत्नसेन के लिए वह दृश्य ऐसा था मानो पूर्णिमा की चांदनी लहरों पर उतर आई हो। वीणा की धुन थम गई। पद्मावती ने सिर उठाया। उनकी आंखों में आश्चर्य पर हल्की सी मुस्कान। यहीं से दोनों के जीवन में नया अध्याय प्रारंभ हो चुका था। पद्मावती के पिता गंधर्वसेन सीधे विवाह के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने घोषणा की, जो मेरी पुत्री का हाथ चाहता है उसे युद्ध कला में भी श्रेष्ठ होना होगा और बुद्धि में भी। विशाल प्रांगण में लक्ष्य रखा गया। दूर खड़े रत्नसेन ने धनुष चढ़ाया और एक ही बाण में लक्ष्य को भेद दिया। सब और प्रशंसा की गूंज। अब तलवार का दौर। रत्नसेन और सिंहल के श्रेष्ठ योद्धाओं का मुकाबला। रत्नसेन की गति शेर जैसी तेज और प्रहार अत्यंत संयमित। एक एक कर सभी योद्धा परास्त हुए। राजसभा में अनेक प्रश्न रखे गए। धर्म, नीति, शासन और मनोविज्ञान के प्रश्न। रत्नसेन ने हर प्रश्न का उत्तर विश्वास और सूझबूझ से दिया। गंधर्वसेन प्रसन्न हुए। उन्होंने घोषणा की, मेरी पुत्री पद्मावती अब मेवाड़ के महाराजा रत्नसेन की होने योग्य है। विवाह दिवस सिंहल के इतिहास में अद्भुत माना गया। समुद्र तट पर सजाई गई विशाल मंडप, मोती और शंख से बने तोरण। पद्मावती ने
मोतियों से सजी श्वेत पोशाक धारण की और रत्नशयन राजसी परिधान में चमक उठे। विवाह विधि शुरू हुई। मंत्रों की गूंज समुद्र की लहरें ताल देती और आकाश में उड़ते श्वेत पक्षी इस मिलन के साक्षी बने। सिंहल ने उस रात हजारों दीप जलाए। विवाह के बाद रत्नशयन और पद्मावती चित्तौड़ की ओर प्रस्थान करने लगे। समुद्र किनारे तक सैनिकों की 2 पंक्तियां खड़ी रही। ढोल नगाड़ों की धुन, शंखनाद और जनता की जय जयकार। सिंहल राज्य ने एक विशाल स्वर्ण रथ तैयार करवाया। मोतियों नीलम पन्नों की नक्काशी की गई थी। समुद्र लहरों ने भी विदाई देते हुए जैसे धीमी ताल धरी। विशेष जहाजों का बेड़ा चला। महारानी पद्मावती अपनी बालकनी से अथाह नीले समुद्र को देखती और रत्नशयन उनकी मुस्कान को। जब उनका बेड़ा चित्तौड़ पहुंचा, पूरा मेवाड़ त्योहार के रूप में सज उठा। उत्सव, पुष्प वर्षा और स्वागत गीतों के बीच पद्मावती पहली बार चित्तौड़ की धरती पर उतरी। समय 1301 ईस्वी बसंत ऋतु का समय था। चित्तौड़गढ़ के किले की दीवारें मानो आज सूरज से भी ज्यादा चमक रही थी। राजा रत्नशयन अपनी नई रानी सिंहल की राजकुमारी पद्मिनी को लेकर लौटे थे। किले में प्रवेश करते ही ढोल नगाड़े गूंजे। महलों की खिड़कियों से रंगीन पुष्प बरसे और प्रजा ने हाथ जोड़कर जय घोष किया, मेवाड़ की लक्ष्मी आई है। रत्नशयन की पहली रानी नागमती, जो स्वभाव से शांत थी, चित्तौड़ की वरिष्ठ रानी थी, सज धज कर द्वार पर खड़ी थी। उसकी आंखों में उत्सुकता भी थी और एक हल्का संकोच भी। पद्मिनी को देखते ही मुस्कुराई और बोली, मेरी बहन, आपका मेवाड़ में स्वागत है। उस क्षण दोनों रानियां एक दूसरे को देखती रही। नागमती की परिपक्व गरिमा और पद्मिनी की चंद्रमा सी कोमल चमक। कुछ महीनों बाद महल के भीतर 2 रानियों के मन में धीरे धीरे एक अलग प्रकार की भावना जन्म लेने लगी। नागमती वरिष्ठ रानी थी, पर अब राज्य में नई रानी की सुंदरता की चर्चा बढ़ती जा रही थी। पद्मिनी नई, प्रतिभाशाली, मनमोहिनी और राजा रत्नशयन उनके प्रति स्पष्ट रूप से आकर्षित। एक दिन संगीत मंडप के पीछे स्थित महल के कांच महल में दोनों रानियां एक दूसरे के आमने सामने आ गई। सामने एक विशाल दर्पण लगा था, जिसमें दोनों की परछाइयां बराबर चमक रही थी। एक तरफ नागमती का शाही तेज, गहरी आंखें और स्थिर सौम्यता, दूसरी तरफ पद्मिनी की दिव्य चमक, जैसे सिंहल की समुद्री धूप
उनके चेहरे पर बस गई हो। कुछ पल चुप्पी रही, फिर धीरे धीरे मन मुटाव के भाव उभरने लगे। नागमती ने सोचा, क्या मेरे स्थान पर अब पद्मिनी का वर्चस्व बढ़ेगा? रत्नसेन को बुलाया गया। महल में चर्चा फैल गई। दोनों रानियां बराबर की सुंदरता रखती है। राजन किसे अधिक मान देंगे? राजा रत्नसेन पहुंचे और दोनों को देखकर क्षण भर शांत रहे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा क्यों सोचती हैं आप दोनों? नागमती, आप गरिमा की देवी है। पद्मिनी, आप सौम्यता की देवी है। इस दर्पण में दो सुंदरियां नहीं, मेवाड़ की दो शक्तियां खड़ी है। राजा की मधुर परंतु दृढ़ आवाज ने दोनों रानियों के मन का सारा तनाव दूर कर दिया। समय 1302 ईस्वी। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था। महत्वाकांक्षी, क्रूर, चतुर। राजपुताना से एक लोभी दासी ने कहा, चित्तौड़ में पद्मिनी नाम की रानी है, जिसे देखकर अप्सराएं भी शर्माई। यही चिंगारी युद्ध का कारण बनी। खिलजी ने कहा, अगर चित्तौड़ में ऐसी रानी है तो वह अब दिल्ली की रानी होगी। दिल्ली से निकलते 70-80 हजार सैनिक, घोड़े, हाथी, बख्तरबंद टुकड़ियां, असंख्य तंबू, चित्तौड़ घिर गया। खिलजी ने संदेश भेजा, मैं युद्ध नहीं चाहता, मैं केवल रानी पद्मिनी का दर्शन चाहता हूँ। दरबार में मतभेद उठे, पर युद्ध टालने के लिए रत्नसेन ने सीमित प्रतिबंधित दर्शन स्वीकार किया। महल के भीतर कमरों और गलियारों से गुजरता लंबा कक्ष चुना गया। इस कक्ष की दीवारों पर दर्पणों को बिना जोड़ दिखे इस प्रकार सजाया था कि एक आईना दूसरे आईने से प्रकाश लेकर अगले तक भेजता जाए। रानी पद्मिनी उसी कक्ष के भीतरी छोर पर थी, स्वर्ण कलशों और चंदन की सुगंध के बीच। उनके पीछे दीपक जल रहा था, जिसकी नरम रोशनी दर्पणों में प्रतिबिंब बनाती हुई धीरे धीरे खिलजी की दृष्टि तक पहुंची। खिलजी वहां से दूर थे। इन दर्पणों के सहारे पद्मिनी का केवल एक प्रतिबिंब वे देख सकते थे। न कोई संवाद, न कोई नजदीकी, केवल एक झलक। कहते हैं, जैसे ही खिलजी की आंखें उस प्रतिबिंब तक पहुंची, वह क्षण उसके भीतर अनेक भावों का विस्फोट लेकर आया। पहले तो वह स्तब्ध था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दर्पणों में देखे जाने वाली छवि इतनी अद्भुत, इतनी निर्मल हो सकती है। उसकी सांसें भारी हो गई, चेहरा तना हुआ, पर आंखों में पागलपन। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने ऊंची आवाज में कहा, चित्तौड़ में यह सौंदर्य है और मैं इसे छोड़कर चला जाऊं, कभी नहीं। दर्शन के बाद विदा लेते हुए खिलजी ने राजा रत्नसेन को पकड़ लिया। चित्तौड़ स्तब्ध,
राजा बंदी खिलजी दिल्ली लौट गया। दरबार में उथल पुथल। राजा की अनुपस्थिति और शत्रु दरवाजे पर। पद्मिनी ने घोषणा की, हम अपने राजा को वापस लाएंगे, युद्ध से नहीं, रणनीति से। उन्होंने 700 पालकियों में सैनिकों, धनुर्धरों और युद्ध कला में दक्ष महिलाओं को छिपाया। खिलजी को लगा रानी आत्मसमर्पण कर रही है, पर जैसे ही महल के भीतर पालकियां पहुंची, एक एक कर उनमें से योद्धा निकल पड़े। राजपूतों ने खिलजी के पहरेदारों को काटते हुए राजा रत्नसेन को मुक्त कराया, पर वापस लौटते समय दिल्ली की नई सेना टूट पड़ी। जब राजा रत्नसेन को लेकर पालकी का काफिला दिल्ली से बाहर निकलने का प्रयास कर रहा था, उसी समय अलाउद्दीन खिलजी की मुख्य सेना ने उन्हें घेर लिया। रणनीति के नायक, वृद्ध किंतु पराक्रमी सरदार गोरा ने स्थिति को समझा। उन्होंने अपने युवा भतीजे बादल से कहा, बादल, राजा रत्नसेन की सुरक्षा ही अब हमारी अंतिम और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तुम उन्हें लेकर तुरंत चित्तौड़ की ओर निकलो। मैं यहाँ दिल्ली की सेना को रोक के रखता हूँ। गोरा ने एक ऐसा भयंकर और अप्रत्याशित युद्ध लड़ा कि शत्रु सेना हतप्रभ रह गई। अपने वृद्ध शरीर के बावजूद गोरा ने अपनी तलवार से अनेकों सैनिकों को मौत के घाट उतारा। गोरा अंततः दुश्मनों से घिर गए। वह तब तक लड़ते रहे जब तक उनके शरीर पर घाव ही घाव नहीं हो गए और उन्होंने वीर गति प्राप्त नहीं कर ली। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उन्होंने बादल और राजा रत्नसेन को दिल्ली की सेना की पकड़ से बाहर निकलने का समय दे दिया। राजा की वापसी से जहां एक और चित्तौड़ में खुशी का माहौल था, वहीं गोरा की वीर गति की खबर ने रानी पद्मिनी के हृदय को गहरे दुख से भर दिया। छल से राजा के मुक्त हो जाने और अपने सबसे वफादार सैनिकों के मारे जाने से अलाउद्दीन खिलजी का क्रोध 7वें आसमान पर था। अपमानित और क्रुद्ध खिलजी ने तुरंत चित्तौड़ की ओर कूच किया। खिलजी की सेना ने अभेद चित्तौड़गढ़ के चारों ओर एक मजबूत और लंबी घेराबंदी डाल दी। यह घेराबंदी महीनों तक चली। किले के भीतर के सभी खाद्य भंडार और जल स्रोत समाप्त होने लगे। किले के भीतर भूख, प्यास और बीमारी फैलने लगी। जब राजपूतों ने देखा कि किले की दीवारों को अब ज्यादा देर तक बचाना संभव नहीं है और सेना की शक्ति भी क्षीण हो चुकी है, तब राजा रत्नसेन और सभी सरदारों ने एक अंतिम और निराशाजनक सभा बुलाई। महाराजा ने निर्णय लिया कि जब जीवित रहना संभव न हो तो शौर्य के साथ मरना ही राजपूतों का धर्म है। रानी पद्मिनी और महल की अन्य रानियों और महिलाओं को
यह भली भांति पता था कि जब राजपूत योद्धा साका के लिए निकलेंगे तो उनकी हार निश्चित है। वे जानते थे कि युद्ध में हार के बाद उन्हें विजयी शत्रु सेना की अमानवीय क्रूरता और अपमान सहना पड़ेगा। महल के बीचों बीच एक विशाल अग्नि कुंड तैयार किया गया, इतना बड़ा कि उसकी तपिश दूर खड़े सैनिकों तक महसूस हो रही थी। चारों ओर पुरोहित वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। राजपुताना की हजारों स्त्रियां केसर तिलक लगाकर खड़ी थी, सिर ऊंचा, आंखों में आंसू नहीं, सिर्फ गर्व। उनके बीच रानी पद्मिनी, सफेद परिधान, माथे पर दीप सा तेज। उनकी उपस्थिति ने ही हर स्त्री के भीतर भय को भस्म कर दिया था। अग्नि की लपटें हवा में उठती और रानी पद्मिनी ने आगे बढ़कर अपना अंतिम संदेश दिया। मेवाड़ की धरती अपनी रानियों को पराधीन नहीं देखेगी। हम अग्नि में समर्पित होंगी ताकि हमारी आत्मा अमर रहे। उन्होंने आगे कहा, जो शरीर नश्वर है वह चलेगा, पर हमारा सम्मान, हमारा स्वाभिमान, हमारी कथा युगों तक जीवित रहेगी। और इसके बाद बस एक गूंज, जय मेवाड़, जय माता एकलिंग। पद्मिनी ने प्रथम कदम अग्नि कुंड की ओर बढ़ाया और पूरा राजपुताना उनके पीछे चला। धीरे धीरे हजारों स्त्रियां अग्नि कुंड की ओर चलने लगी और फिर जोहर हुआ। लपटों ने रानी पद्मिनी और चित्तौड़ की हजारों वीरांगनाओं को अपने भीतर समेट लिया। उसी समय दुर्ग का एक और द्वार खुला। बाहर निकलते हुए केसरिया बाना पहने राजपूत योद्धा, सबके चेहरे पर मातृभूमि के लिए मरने का गर्व और जोहर का चलता संकल्प राजपूत तूफान की तरह खिलजी की विशाल सेना पर टूट पड़े। खिलजी की सेना जोहर की खबर सुनकर पहले ही क्रोध से पागल हो गई थी। उन्होंने निर्ममता दिखाई, पर राजपूतों ने ऐसी वीरता दिखाई कि एक इतिहासकार लिखते हैं, उस दिन चित्तौड़ में तलवारें खून से लाल नहीं, खून तलवारों से अधिक था। एक एक कर राजपूत गिरते गए, पर कोई पीछे नहीं हटा। जो आखिरी योद्धा बचा, उसने भी अंतिम वार तक लड़ाई लड़ी। चित्तौड़ हार गया, पर मेवाड़ की वीर गाथा अमर हो गई।